हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द इलीगल हैकर 7। तो दोस्तों, मेरे ख्याल से आप सब अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, 2 दिन वीडियो नहीं आया और वीडियो नहीं आने का जो रीज़न है वो ये था कि तेज़ बारिश थी और तेज़ बारिश के कारण जो बिजली है, इलेक्ट्रिसिटी, वो नहीं आई थी, जिसके कारण वीडियो नहीं बना पाया। ठीक है। और दोस्तों, जो दूसरा जो सबसे बड़ा जो रीज़न है वो रीज़न ये है कि आप लोग वीडियो देख लेते हो, लेकिन आपका जो भाई है इलीगल हैकर 7, उसका आप सपोर्ट नहीं करते हो। ठीक है। कुछ मेरे भाई है जो सपोर्ट करते हैं, बाकी डायरेक्ट वीडियो अपलोड होते ही डाउनलोड कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं उनको मना नहीं कर रहा हूँ कि आप डाउनलोड मत करो, लेकिन एक बार आप उस वीडियो को पूरा देखो और जो जितना भी वीडियो पे जो टाइम ड्यूरेशन है या फिर जो वाच टाइम है वो मेरे को देख के जाओ। ठीक है। क्योंकि दोस्तों, आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, सब्सक्राइब बढ़ नहीं रहे हैं, वाच टाइम पूरा नहीं हो रहा है, तो फिर दोस्तों वीडियो बनाने का कुछ कुछ मतलब ही नहीं है। दोस्तों, मैं आपको इतनी डीप नॉलेज देता हूँ रिवर्स इंजीनियरिंग की, शायद पूरे यूट्यूब पे ऐसा कोई बंदा नहीं है जो आपको हर एक चीज़ इतनी आसानी से बता देता है। ठीक है। और वैसे रिवर्स इंजीनियर ऐसे बंदे होते हैं जो ये जो सिगरेट है वो बताते नहीं है, लेकिन मैं आपको हर एक सिगरेट शेयर कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो। तो दोस्तों, ऐसे आप सपोर्ट नहीं करोगे तो फिर मैं यूट्यूब भी छोड़ दूंगा, फिर कुछ मतलब ही नहीं है वीडियो बनाने का, क्योंकि दोस्तों सपोर्ट ही नहीं है। अगर आप एक एक बंदा भी अगर 5-5 सब्सक्राइब करवाता है तो अपना जो चैनल है वो आराम से ग्रो हो सकता है। दोस्तों, मेरे को एडसेंस की नीड नहीं है कि एडसेंस इनेबल होगा तो ही इस पे पैसे वैसे आएंगे। दोस्तों, उसकी मुझे नीड नहीं है। मुझे नीड है कि जो मेरा चैनल है उस पर काफ़ी मेंबर हो। ठीक है। अपन को सिर्फ ज्वाइन बटन चाहिए और अपना जो यूट्यूब है उसका वॉच टाइम पूरा होना चाहिए। तो यही मैं आपसे चाहता हूँ कि मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ, तो आप भी मेरे लिए एक छोटा सा कीजिए। और वैसे भी मैं आपके लिए, आप कितने मेंबर हो, जितने भी मेंबर हो, मैं सब के लिए ओनली अकेला बंदा आपके लिए कर रहा हूँ। तो आप इतने मेंबर मिलके मेरे लिए आराम से सब कुछ कर सकते हो। ठीक है। ये एक सोचने की बात है। तो चलिए दोस्तों, अब अपन जो अपनी जो मेन टॉपिक है उस पे काम करते हैं। तो आज का जो वीडियो नंबर 4 है उसका अंदर काफ़ी लोगों ने कमेंट मारा है कि भाई ऑलरेडी बिजी के बारे में एक कंप्लीट वीडियो बनाओ। तो दोस्तों, एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऑलरेडी बिजी के 2 पार्ट बनाऊँ जिसमें आपको एकदम मास्टर बना दूँ। ठीक है, ऑलरेडी बिजी में। तो चलिए दोस्तों, अपन जो अपनी वर्चुअल मशीन है उसके अंदर चलते हैं। तो फिलहाल मेरे पास वर्चुअल मशीन के अंदर विंडो 10 है। ठीक है दोस्तों, आप भी विंडो 10 इंस्टॉल कीजिए अपनी वर्चुअल मशीन के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो आप भी वो जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर विंडो 10 और एक्सपी डाउनलोड कीजिए या इंस्टॉल कीजिए डाउनलोड करके, ताकि क्योंकि यही एक के सबसे बेस्ट विंडोज़ है फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग के लिए। तो दोस्तों चलिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, आप ध्यान से सुनना। कोई भी रिवर्स इंजीनियर या फिर कोई भी क्रैकर हो, वो सबसे जो इम्पोर्टेंट टूल है जो डिबगर के अंदर है वो है OLEDBG। OLEDBG दोस्तों अभी तक के 64 बिट बना है, लेकिन वो इतना काम का नहीं है। उसमें अभी भी कुछ बग है जो फिक्स करने बाकी है। लेकिन 32 बिट का OLEDBG इतना पावरफुल है, आप सोच नहीं सकते। मेरे ख्याल से 80-90% दुनिया के सॉफ्टवेयर OLEDBG ने ही क्रैक किए हैं। ठीक है, एक डॉट नेट को छोड़ के। तो OLEDBG बहुत ख़तरनाक टूल है, क्योंकि इसमें एक तो मॉडिफिकेशन मिल जाता है सबसे ज़्यादा, उसके बाद में मैनुअली स्क्रिप्ट, मैनुअली अनपैकिंग मेथड और भी मैनुअली प्लगइन, ये बहुत चीज़ें हैं जो मिल जाती है OLEDBG के अंदर, जिसके कारण क्या होता है कि हमारा काम और आसान हो जाता है। इसीलिए हम OLEDBG का यूज करते हैं। लेकिन आजकल ज़्यादातर सॉफ्टवेयर 32 बिट और 64 बिट दोनों में आ रहे हैं, तो यहाँ पे OLEDBG की जो पॉपुलैरिटी है वो धीरे धीरे कम हो रही है। ठीक है, लेकिन OLEDBG एक फेमस टूल है, एक पॉपुलर टूल है। लेकिन XDBG भी एक पॉपुलर टूल है। तो आपको मैं जितने भी जो डिबगर है, जैसे कि IDEA Pro हो गया, XDBG हो गया, इम्यूनिटी डिबगर हो गया, तो मैं सब के बारे में आपको एक की वीडियो बना के बताऊंगा कि ये टूल इस तरह से ओपन होती है। ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। ठीक है, मैं आपको आराम से समझाऊंगा, जैसे कि छोटे बच्चों को समझाते हैं वैसे समझाऊंगा, तो आप इस चीज़ को समझना।
दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो समझने की है, उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखिए आप कि देखो ये एक सैम्पल EXE है, ठीक है। अब मान लो कि मैं एक डेवलपर हूँ और मैंने ये एक सॉफ्टवेयर बनाया है, ठीक है। तो मैंने ये सॉफ्टवेयर बनाया तो भाई मैं तो ये सॉफ्टवेयर सेल ही करूँगा मार्केट में, ठीक है। ऐसा तो है नहीं कि ये सॉफ्टवेयर आपको दे दूँ और ये इसका आप यूज़ कर सके, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इस सॉफ्टवेयर को सिक्योर कर दूंगा, ठीक है। सिक्योरिटी दे दूंगा, सिक्योर कर दूंगा ताकि ये सॉफ्टवेयर सिक्योर हो जाए अपने आप में। अब ये क्या करेगा कि ये मेरे बिना सॉफ्टवेयर काम नहीं करेगा, क्योंकि मैं इसकी की दूंगा आपको तभी ये सॉफ्टवेयर चलेगा। अब जो नॉर्मल इंसान होता है वो तो क्या करेगा, बेचारा इस सॉफ्टवेयर को बाई करेगा, ठीक है, और इसकी की लेगा और इसको चलाएगा। लेकिन थोड़े जो एडवांस प्रोफेशनल बंदे लाइक आप समझ गए होंगे, तो दोस्तों ऐसे बंदे तो वो क्या करेंगे कि इस सॉफ्टवेयर को क्या करेंगे, करेक्ट करेंगे या रिवर्स करेंगे। अब इस सॉफ्टवेयर को मॉडिफिकेशन करना इस सॉफ्टवेयर का करेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो समझने वाली बात है कि हमारे पास एक छोटी सी EXE फाइल है। अब ऐसा तो डेवलपर है नहीं कि लो भाई मैं अपना सोर्स कोड इंटरनेट पे छोड़ रहा हूँ, आप अपने अपने मन मुताबिक इसको मॉडिफाई कीजिए और अपना अपना टूल बनाइए, ऐसा तो कोई है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि भाई आपको रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं आती तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सोर्स कोड दे दूंगा, आप रिवर्स इंजीनियरिंग कर लो और सॉफ्टवेयर को वापस रिबिल्ड कर लो, ऐसा भी कोई बंदा नहीं है। तो ये क्या करेगा, इंटरनेट पर ओनली यही चीज़ छोड़ के जाएगा। अब यहाँ पे अपने पास क्या होता है कि ये EXE अपन को इंटरनेट से मिल गई, लेकिन कुछ ऐसी भी जो टूल है जो क्या करेगी, इस रिवर्स इंजीनियरिंग जो ये टूल्स है, ये जो सॉफ्टवेयर है, इसकी रिवर्स इंजीनियरिंग करके इसको तोड़ देगी, इसको टुकड़े टुकड़े कर देगी, ठीक है। और टुकड़े टुकड़े करना और उस टूल को वापस जोड़ना ही क्या कहलाता है, रिवर्स इंजीनियरिंग या फिर क्रैकिंग, या फिर तीसरी भाषा में बोल सकते हैं मॉडिफिकेशन। तो मॉडिफिकेशन किस तरह से होता है तो वो चीज़ आप देखना। तो सबसे पहले तो अपन लोगों ने क्या किया था, OLEDBG को कहाँ पे इंस्टॉल किया था, तो आपने जहाँ पे भी इंस्टॉल किया है मेरे ख्याल से C ड्राइव में इंस्टॉल किया होगा, क्योंकि मैंने बताया था किस तरह से इंस्टॉल होता है। तो चलिए सबसे पहले तो अपन जो C ड्राइव है उसके अंदर चलते हैं, ठीक है। तो मैंने आपके सामने एक फोल्डर बनाया था, न्यू फोल्डर, और इसके अंदर मैंने OLEDBG को इंस्टॉल किया था। तो ये रही अपने OLEDBG। इसको सबसे पहले अपन को क्या करना है, राइट क्लिक करके रन एज एडमिन से इसको इंस्टॉल करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो जो विंडो है वो स्लो हो रही है धीरे धीरे, तो इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अपन काम ऐसा करते हैं, स्लो तो बड़े बड़े हो जाते हैं, बाकी ये तो विंडोज़ है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे जो अपना जो डिबगर है वो ओपन होगा। अब जो मैनुअली जो डिबगर होता है OLEDBG, उसका एक सिंपली जो इंटरफेस होता है वो इस तरह से होता है, देखिए इस तरह से होता है। ये चार यहाँ पे अपने पास ये 4 पार्ट में बन के अपने पास आ जाता है, ठीक है। तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है कि यार ये क्या चीज़ है, ये सब समझ में नहीं आ रही। मैं आपको हर एक चीज़ के बारे में बताऊंगा और इतना डीप बताऊंगा कि आप शायद कभी भूल भी नहीं पाओगे। तो दोस्तों मैं सबसे पहले यहाँ पे जो ये फाइल ऑप्शन है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों देखो ओपन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बता देता हूँ कि ओपन का मतलब होता है कि आपको जिस फाइल को रिवर्स करना है उसी को आप इसमें ओपन कर सकते हो, ठीक है। एक तो देखो तरीका ये कि यहाँ से ओपन आप कर सकते हो कोई भी फाइल को, कि यहाँ पे जैसे कि अपन लोगों ने कहाँ पे वो छोड़ रखा है सॉफ्टवेयर, वो छोड़ रखा है अपन ने डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे अपन को वो मिल जाएगा। कहाँ पे मिलेगा देखो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देखो अपने पास बहुत सारे शॉर्टकट है, तो अपन को शॉर्टकट नहीं लेना है, ठीक है। अपन को जो मेन जो सॉफ्टवेयर है वो ही लेना है। तो यहाँ पे फ़िलहाल सॉफ्टवेयर आया नहीं है, क्या नाम था, sample.exe था मेरे ख्याल से। ये देखो दोस्तों ये sample.exe है, ठीक है। अपन को इसको यहाँ से क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको ओपन करना है। तो दोस्तों देखो एक तो ये तरीका है कि आप डायरेक्ट इसको इस तरह से ओपन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें देखो एक दूसरा तरीका ये भी है, वो किस तरह से वो भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। सबसे पहले इसको राइट क्लिक करना है और इसको रन एज एडमिन से ओपन करना है, ठीक है। तो ये रन एज एडमिन से ओपन हो गया। अब देखिए दोस्तों इसमें अपन एक दूसरे तरीके से भी सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। वो किस तरह से, वो है आपका ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड, ठीक है। इसमें अपन क्या करेंगे कि इसको थोड़ा मिनिमाइज कर देते और अपना सॉफ्टवेयर कहाँ पे, ये रहा, इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं। तो ये देखो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप हो गया। अब यहाँ पे ये कह रहा है कि येस दिस प्रोग्राम वर्क करेक्टली, तो इसको यहाँ से येस कर दो और इसको यहाँ पे मैक्सिमाइज कर दो।
तो ये दो तरीके अपन सॉफ्टवेयर इस तरह से इसके अंदर लोड कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर को ओल्डीबीज के अंदर डालने का मतलब होता है कि सॉफ्टवेयर को डिबगर के अंदर लोड करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फाइल है, फाइल के अंदर एक चीज़ और है अटैच, ठीक है। अटैच का मतलब देखो, अटैच का मतलब ये है कि अगर आप लाइव में कोई चीज़ चला रहे हो, जैसे कि आपने चीट इंजन के बारे में सुना होगा कि वो जो भी गेम हो वगैरह होता है, उनकी जो लाइव जो गेम चल रहा है उनको वो हैक करके अपन को देता है, ठीक है, वो भी हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। तो अटैच का मतलब है कि अगर कोई प्रोसेस चल रही है तो उस प्रोसेस को अपन इसमें अटैच कर सकते हैं और उस प्रोसेस को हम अपन लाइव देख सकते हैं। अब ये भी अटैच जो प्रोग्राम है ये भी मैं बताऊंगा कि ये ऑप्शन किस तरह से, जो ये प्रोग्राम है ये किस तरह से वर्किंग करता है या किस तरह से ये काम करता है, ठीक है। इसके बाद में एग्जिट, ठीक है। एग्जिट का मतलब यहाँ पे होता है कि सिंपल सी बात है, ओल्डीबीजी बंद हो जाएगा। और यहाँ पर देखो जो भी आपने जो लेटेस्ट में या फिर जो करंट में जो भी आपने सॉफ्टवेयर रिवर्स किए हैं वो सारी की सारी यहाँ पे आपको दिखने लग जाएंगे। तो यहाँ पे फिलहाल अपन ने ये लोड कर दिया, ठीक है, ओल्डीबीजी। अब देखो दोस्तों जैसे अपन ने लोड किया तो यहाँ पे 4 ऑप्शन यहाँ पे आ गए अपने पास। तो सबसे पहले अपन देखो पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे तभी आपको समझ में आएगा, अगर डायरेक्ट में से बता दूंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे 4 पार्ट में ओल्डीबीजी हो गया। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो आपका डिसअसेंबल पार्ट, ठीक है, ठीक है, इसे बोलते हैं डिसअसेंबल पार्ट, ठीक है, या असेंबली पार्ट। ये क्या करता है कि कोई भी जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को डिसअसेंबल करता है, ठीक है, डिसअसेंबल करता है। और डिसअसेंबल का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान प्रोग्राम बनाता है, जैसे कि अपन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, ठीक है, अपन लोगों ने ये प्रोग्राम बनाया, तो ये प्रोग्राम क्या करेगा कि सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज में बनाया अपन है, कि अपन ने माना कि सी लैंग्वेज में बनाया, तो सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम बन रहा है वो प्रोग्राम आगे जाके क्या करेगा कि असेंबली में कन्वर्ट होकर और फिर .exe में कन्वर्ट होगा। क्योंकि जो हमारा पीसी है या फिर दुनिया में जितने भी जो पीसी है वो क्या काम करते हैं कि वो असेंबली लैंग्वेज या फिर मशीन लैंग्वेज पे काम करते हैं। और असेंबली लैंग्वेज एक ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल लैंग्वेज है और पुरानी लैंग्वेज है। सबसे पहले यही बनी थी, उसके बाद में C++ वगैरह ये बन के आई थी। क्योंकि हाई लेवल की लैंग्वेज है, इनको समझने के लिए कंप्यूटर का जो कंपाइलर है वो क्या करेगा, इसको असेंबली में कन्वर्ट करेगा और असेंबली से मशीन कोड में कन्वर्ट होगी, ठीक है। तो ये सॉफ्टवेयर किस में कन्वर्ट होगा, ये अभी देखो exe है, ये किसी लैंग्वेज में बनाया गया है, जैसे कि C++ में बनाया गया। तो ये जैसे ही कंपाइल होगा तो सबसे पहले असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा और असेंबली से ये किस में कन्वर्ट होगा, असेंबली से होगा या मशीन कोड में, और मशीन कोड में कन्वर्ट होकर ये बनेगा .exe फाइल, ठीक है। तो यहाँ पे यही हो रहा है। अब देखो दोस्तों ये असेंबली में, अब आपको पता है कि कोई भी जो प्रोग्राम है उसको अपन उसी की लैंग्वेज में डिकम्पाइल नहीं कर सकते, एक .NET को छोड़ के, ठीक है, डिकम्पाइल नहीं कर सकते। लेकिन हमारे पास एक ऑप्शन होता है कि वो प्रोग्राम सेटअप बनने से पहले या फिर .executable फाइल बनने से पहले एक बार ज़रूर वो असेंबली में कन्वर्ट होता है। और अगर हमें असेंबली आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम आसानी से दुनिया के किसी प्रोग्राम को रिवर्स के लिए अपन को ज़रूरत पड़ती है एक डिबगर की, जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, रिवर्स मैंने आपको डिसअसेंबली के बारे में बताया, असेंबली के बारे में बताया। दोस्तों असेंबली का अगर आप बोलोगे कि हमें असेंबली सीखना ही है, असेंबली लैंग्वेज हमें सीखना ही है, तो हम क्या करेंगे कि आप लोगों के लिए कि असेंबली लैंग्वेज की जो सीरीज़ है वो भी लाएंगे और उसका नाम होगा असेंबली लैंग्वेज फॉर रिवर्स इंजीनियरिंग, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊँगा किस तरह से अपने असेंबली कोड को समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो जो ये सॉफ्टवेयर है .exe, इसको अपन रिवर्स करने के लिए अपने पास कुछ ऐसा टूल्स होना चाहिए जिसके द्वारा अपन क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर के जो कोड है उसको समझ सके। तो अपन को क्या आती है, अपन को असेंबली आती है, असेंबली आती है तो अपन क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी प्रोग्राम है वो सबसे पहले असेंबली में कन्वर्ट होगा, असेंबली से मशीन कोड में, और मशीन कोड के बाद में वो क्या बनेगा, .exe या एग्जीक्यूटिबल फाइल बनेगा। तो उसके लिए अपन ने क्या चुना, उसके लिए अपन ने चुना ओल्डीबीजी डिबगर। तो दोस्तों अब देखो ये जो डिसअसेंबल वाला जो पार्ट है उसके अंदर आपको भी 4 जो पार्ट वो दिखेंगे। देखो 1 सेक्शन, 2 सेक्शन, 3 सेक्शन और 4 सेक्शन, और टोटल ये सेक्शन कितने हो गए अपने 4, ठीक है। तो देखो दोस्तों जो सबसे पहला जो सेक्शन है वो सेक्शन है आपका एग्जीक्यूटिबल सेक्शन, ठीक है। इसे बोलते हैं मशीन एड्रेस। आपको
आपको एकदम जो स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा, ठीक है। तो चलिए अपन सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से इस सेक्शन से। तो दोस्तों देखो, ये जो आपको ये बड़ा वाला सेक्शन दिख रहा है ना, इसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन या स्ट्रिंग सेक्शन, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्टवेयर में जैसे कि स्ट्रिंग यूज़ हो गई, जैसे कि इलीगल हैकर सेवन नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इनकरेक्ट पासवर्ड, इनवैलिड सीरियल की, इनवैलिड लाइसेंस, ऐसे बहुत सारे जो भी टेक्स्ट है, स्ट्रिंग है, ठीक है। जो भी मतलब जो डेवलपर लोग जो लेता है, जैसे कि मैसेज बॉक्स हो गया, ठीक है, वेरोंग सीरियल की, ये सारे के सारे कहाँ पे आएंगे, कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे कमेंट किए होते हैं और इस कमेंट के द्वारा अपन क्या कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर रिवर्स कर सकते हैं। और मोस्टली 50 से 60% जो लोग हैं वो ये कमेंट के द्वारा, जो कमेंट सेक्शन है इसके द्वारा रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं। तो इसे बोलते हैं कमेंट सेक्शन। अब दोस्तों ये बात तब की होती है जब डेवलपर सॉफ्टवेयर डेवलप करता है, तो वो कोड को समझने के लिए, समझाने के लिए हर जगह कमेंट करता है। और अगर सॉफ्टवेयर अनप्रोटेक्ट हो, प्रोटेक्ट ना हो, तो सॉफ्टवेयर में जितनी भी जो स्ट्रिंग है वो सारी की सारी इस सेक्शन में दिखाई देगी अपन लोगों को। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसको आराम से समझ सकते हैं। उसके बाद में जैसे ही अपन को सॉफ्टवेयर को रिवर्स करना है, तो सॉफ्टवेयर और जैसे ही डेवलपर लोग सॉफ्टवेयर को कंपाइल करेंगे तो वो कन्वर्ट होगा असेंबली लैंग्वेज। तो दोस्तों ये है असेंबली लैंग्वेज। अगर अपन को असेंबली लैंग्वेज आती है तो अपन आराम से सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर समझ सकते हैं। तो सबसे पहले जो एकदम इजी लेवल की जो प्रोसेस है वो क्या होती है, सेटअप की। तो ये सेटअप की इजी प्रोसेस होती है। इसमें क्या होता है कि जो एग्जीक्यूटेबल फाइल है वो नॉर्मली इस तरह से होती है जब डेवलपर बनाता है, ठीक है। और जैसे ही वो कंपाइल करता है तो क्या करेगा कि जो कोड है, जो कोई सी भी लैंग्वेज बनाया गया है, वो असेंबली लैंग्वेज में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमें असेंबली लैंग्वेज तो आती है, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट होते ही चल जाएगा, ऐसा नहीं है। वो क्या करेगा कि जो कंप्यूटर है वो क्या करेगा कि असेंबली के जो कोड है, असेंबली में हमेशा कोड होते हैं, उन्हें अब जो कंप्यूटर की भाषा है उसमें बोलते हैं इंस्ट्रक्शन, ठीक है, इंस्ट्रक्शन। और असेंबली में टोटल 100 या 100 इंस्ट्रक्शन है जो मैं आपको बताऊंगा और यूज करना भी बताऊंगा। तो अपन को ये चीज़ समझ में आती है, ये चीज़ समझ में आती है असेंबली, लेकिन अपन को क्या समझ में नहीं आता, उसके बाद में जो सॉफ्टवेयर है वो किस में कन्वर्ट होता है चलने के लिए, कंप्यूटर में चलने के लिए, तो वो होगा हेक्साडेसिमल वैल्यू के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इतनी सारी हेक्साडेसिमल वैल्यू है, क्या आप इन हेक्साडेसिमल वैल्यू को कब तक डिकोड कर लोगे, और डिकोड करने के बाद में कितना दिन में आप इसको सॉफ्टवेयर को रिवर्स कर लोगे, यह सबसे हार्ड चीज़ है। अगर आपको ये जो असेंबली इंस्ट्रक्शन है वो आपको ना दी जाए, आपको ये जो कमेंट सेक्शन की जो स्ट्रिंग है वो आपको ना दी जाए, आपको ओनली बोले कि आपके पास हेक्साडेसिमल वैल्यू है और आप इसी से सॉफ्टवेयर को रिवर्स करो, तो आप कभी भी सॉफ्टवेयर को रिवर्स नहीं कर सकते। आपको कम से कम इसको समझने के लिए ही आपको 1 साल तक या 10 महीने लग जाएंगे, ठीक है। तो भी आप सॉफ्टवेयर को रिवर्स नहीं कर पाओगे छोटे से सॉफ्टवेयर को। तो बड़े सॉफ्टवेयर को रिवर्स करना तो बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि ये है कि हेक्साडेसिमल वैल्यू, ये भी एक लैंग्वेज है, लेकिन कौन सी, ये है मशीन कोड है जो ओनली कंप्यूटर चिप, मेमोरी कार्ड, जितने भी जो जहाँ पे भी चिप यूज़ होती है वो समझ पाती है। अपन लोग इसको समझ नहीं पाते। हाँ, हम हेक्साडेसिमल वैल्यू पढ़ाते भी है, समझते भी है, लेकिन इतने बड़े कोड में ये चीज़ अपन कैसे समझ सकते हैं, ठीक है। ये तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, ठीक है। तो अभी भी सॉफ्टवेयर चला कहाँ है, अभी तो ओनली कन्वर्ट हुआ है। अब देखो, सॉफ्टवेयर चलने के लिए जो लास्ट प्रोसेस है वो प्रोसेस है आपका मशीन कोड। तो यह सॉफ्टवेयर कंप्लीटली लास्ट में जाकर क्या होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट हो जाएगा इस तरह से। और यही चीज़ क्या करता है, कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब ये कंप्यूटर समझेगा, अपन लोग तो समझ सकते नहीं हैं, ठीक है। तो ये समझेगा तब जाके जो सॉफ्टवेयर है वो एग्जीक्यूट होगा। अब इससे बोलते हैं मशीन एड्रेस, ठीक है, इससे मशीन एड्रेस बोलते हैं। तो अब देखो इसका उल्टा देखो आप, अगर अपन को रिवर्स करना है तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि अपन ने सेटअप चलाया, तो सेटअप किस में कन्वर्ट होगा, मशीन एड्रेस में। अपन को मशीन एड्रेस समझ में नहीं आ रहा भाई, अपन कर भी नहीं सकते रिवर्स।
और मशीन एड्रेस से किस में कन्वर्ट कर लेंगे कि अपन को इतना पता है कि सॉफ्टवेयर रिवर्स होता है, लेकिन अपन जैसे सॉफ्टवेयर को देखते हैं तो सॉफ्टवेयर तो मिलता है अपन को किस में, मशीन एड्रेस में। ये लो भाई, अपन तो इसको समझ ही नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो अपन किस में चले जाएंगे, हेक्साडेसिमल वैल्यू में, कि अब समझ आएंगे। लेकिन अब इतने बड़े सॉफ्टवेयर में इतनी बड़ी कोडिंग की गई है तो हेक्साडेसिमल वैल्यू को अपन किस तरह से समझेंगे, यह भी बहुत बड़ी महाभारत हो गई अपन लोगों के लिए। तो इतना भी अपन समझ नहीं सकेंगे अगर अपन एक एक हेक्साडेसिमल कोड को डिकोड करेंगे या फिर इसको समझेंगे कि इसकी जो डेसिमल वैल्यू क्या है। ठीक है, तो अपन फिर पागल हो जाएंगे कि इतने सारे हेक्साडेसिमल वैल्यू में कौन कौन सी वैल्यू को अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो ये भी अपन को समझ में नहीं आएगी। उसके बाद में आती है मेन असेंबली लैंग्वेज। अब असेंबली लैंग्वेज में आती है अपन को थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अपन रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, अपन भी रिवर्स इंजीनियर है। ठीक है, तो अपन को ये जैसे कि जंप हो गया आपका, ये एड एक्सआर ऑपरेशन, ठीक है, एड कंपेयर, ये सारे ये अपन को समझ में आता है। तो अपन क्या करेंगे कि अपन थोड़ी सी और मेहनत करेंगे। अब और मेहनत किस में करेंगे कि सॉफ्टवेयर में क्या क्या यूज़ हुआ है। तो अपन जाएंगे सीधा जहाँ पे भी सॉफ्टवेयर पड़ा है उसको अपन डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपन को दिख गया, हाँ भाई ये तो पासवर्ड दिखा रहा है। तो अपन क्या करेंगे कि जो यहाँ पे जो कमेंट सेक्शन है इसमें अपन क्या करेंगे, पासवर्ड सर्च करेंगे कि अपन को पासवर्ड मिल जाए और अपन आसानी से उसको रिवर्स कर सके। तो ये होती है दोस्तों रिवर्स इंजीनियरिंग की छोटी छोटी बातें। ये छोटी बातें नहीं है, ये समझने के लिए बहुत बड़ी बातें हैं, लेकिन आपको समझा रहा हूँ एकदम अच्छी तरीके से ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी दोस्तों आप इस चीज़ को छोड़ दो कि यार ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, ऐसा नहीं है। मैं आपको बटन ये सारे समझाऊंगा, A to Z समझाऊंगा। आप थोड़ा सा धीरज तो रखिए यार। ठीक है, ये सेक्शन अपना पूरा हुआ। उसके बाद में आते हैं अपन 2 नंबर सेक्शन में। ठीक है, 2 नंबर सेक्शन में दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, और इससे बोलता है रजिस्टर सेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे देखो रजिस्टर के आगे लिखा हुआ ना FPU, इसका मतलब होता है फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट। ठीक है, देखो असेंबली लैंग्वेज होती है उसमें रजिस्टर यूज़ किए जाते हैं। और रजिस्टर क्या होते हैं, रजिस्टर एक की टेम्परेरी मेमोरी होती है। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी, समझ रहे हो आप, टेम्परेरी मेमोरी। टेम्परेरी का मतलब है कि जैसे ही अपन क्या करेंगे कि अपन ने पीसी ऑन किया। ठीक है, पीसी ऑन किया, पीसी ऑन करने के बाद अपन ने क्या किया, कुछ डेटा अपन ने, जैसे कि अपन ने एक टेक्स्ट फाइल बनाई और टेक्स्ट फाइल में अपन ने बहुत सारे कोड लिख लिए। अचानक अपनी लाइट चली गई और अपना जो पीसी है वो बंद हो गया। तो जैसे पीसी बना उतने में क्या हुआ, अपनी जो टेक्स्ट फाइल है वो तो सेव हुई नहीं, वो तो डिलीट हो गई। तो वो क्या था, वो टेम्परेरी डेटा स्टोर था टेक्स्ट फाइल के अंदर, और जैसे ही लाइट गई और अपना डेटा डिलीट। तो इसे बोलते हैं कि टेम्परेरी स्टोरी। ठीक, सॉरी टेम्परेरी स्टोरी नहीं, टेम्परेरी स्टोरेज, जिसमें क्या होता है कि एकदम टेम्परेरी डेटा ही स्टोर हो पाता है। जैसे ही अपना सिस्टम ऑन रहता है तब तक तो वो काम करता है, और सिस्टम ऑफ होते ही वो डेटा चला जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ है रजिस्टर। अब देखो रजिस्टर को समझने के पहले ये आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी पड़ेगी। ठीक है, इसीलिए तो बोल रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको आराम से समझेंगे तभी अपन को समझ में आएगी। तो इस रजिस्टर को समझने के लिए अपन क्या करेंगे, थोड़ा सा डायग्राम बनाएंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। तो फिलहाल पेंटिंग निकाल लेते ताकि आपको थोड़ा सा समझा सकूं। ठीक है, अपन नॉर्मली समझेंगे इसको। हालांकि इतना मेरे को पेंटिंग चलाना आता नहीं है, लेकिन आपको मैं आराम से समझा सकता हूँ किस तरह से, वो भी आप देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे चलो अपन एक पेंसिल ही ले लेते हैं। तो देखिए सबसे पहले अपने पास क्या है, देखो मेरे को डायग्राम बनाना नहीं आता, मैं ऐसे आपको समझा सकता हूँ। तो आप इस चीज़ को, डायग्राम को मत देखना, आप जो मेरी चीज़ें उनको समझना। तो देखो ये अपने पास क्या है, हार्ड डिस्क है। ठीक है, इसको अपन नाम दे देते हैं हार्ड डिस्क। ठीक है, अब अपना जो सॉफ्टवेयर वो हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है। ठीक है, जैसे ही अपन सॉफ्टवेयर रन करेंगे तो रन करने के बाद में जो हार्ड डिस्क है उसमें से सॉफ्टवेयर रन होगा। ठीक है, रन होने के बाद में सॉफ्टवेयर किस में जाएगा, अपनी जो रैम है, सॉरी अपनी तो क्या होगी, कंप्यूटर ही होगी, अपनी
मतलब अपने जो कंप्यूटर उसकी रैम, ठीक है, उसकी रैम में लोड होगा, ठीक है। 2 नंबर प्रोसेस ये होगी। सबसे पहले सॉफ्टवेयर कहाँ पे अपना हार्ड डिस्क के अंदर पड़ा हुआ है, अपन ने पीसी ऑन किया, ठीक है, पीसी को रिफ्रेश किया और सॉफ्टवेयर को रन किया। सॉफ्टवेयर अपने हार्ड डिस्क से रन हुआ, सी ड्राइव में जहाँ पे इंस्टॉल हो वहाँ से रन हुआ। रन होते क्या हुआ, सॉफ्टवेयर रैम के अंदर लोड हो गया। अब देखो हार्ड डिस्क भी स्टोरेज है, ठीक है, लेकिन इसकी स्पीड क्या है, कम है। इसकी स्पीड कम है किससे, रैम से। तो यहाँ से ये सॉफ्टवेयर डायरेक्ट चलेगा नहीं, अपना काम होगा नहीं। तो हार्ड डिस्क जितना भी सॉफ्टवेयर वो किस में लोड करेगा, रैम के अंदर करेगा। अब रैम की भी क्या है, स्पीड कम है। तो रैम क्या करेगा कि जो सॉफ्टवेयर है उसको टुकड़ों में किसको देगा, कैश मेमोरी को, ठीक है। कैश मेमोरी सबसे फास्ट मेमोरी है, ठीक है, सबसे फास्ट, रैम से भी फास्ट मेमोरी है। ये टुकड़ों में डेटा को स्टोर करेगी, ठीक है। अब इसने स्टोर कर लिया, लेकिन अभी भी बात नहीं बनी, ठीक है। सॉफ्टवेयर तो फिर भी एकदम धीरे ही चल रहा है, ठीक है। देखो दोस्तों, इतनी प्रोसेस होती है तब जाके सॉफ्टवेयर अपना रन होता है। तो यहाँ पे कैसे मेमोरी बहुत फास्ट है। अब कैसे मेमोरी क्या करेगी, जो सॉफ्टवेयर है, अब अपन को तो अपना काम होना चाहिए और सॉफ्टवेयर एकदम प्रोसेस, सॉफ्टवेयर की जितनी भी जो चीज़ें वो उनका प्रोसेसिंग होना चाहिए। तो अब बात आती है किसकी, सीपीयू की, ठीक है। तो ये मान लो कि अपना सीपीयू है और इस सीपीयू के अंदर क्या है, प्रोसेसर लगा हुआ है। इस तरह से प्रोसेसर लगा हुआ है, ठीक है। तो जो कैसे मेमोरी है वो क्या करेगी, सॉफ्टवेयर के टुकड़े किए और उन टुकड़ों को कहाँ पे भेज देगी, प्रोसेसिंग करने के लिए, रन करने के लिए। और रन कहाँ पे होंगे, जो सीपीयू है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसका जो प्रोसेसर है उसके अंदर। अब प्रोसेसर के अंदर इस तरह से क्या हो गए, छोटे छोटे हजारों कंपोनेंट है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से हजारों कंपोनेंट है और ये जो कंपोनेंट है, हजारों कंपोनेंट, इन्हें बोलते हैं क्या, सीपीयू। एक कंपोनेंट, दो, ये हो गए 3। तो ऐसे हजारों कंपोनेंट लगे हुए थे सीपीयू के जो प्रोसेसर है उसके ऊपर। और ये क्या करेंगे कि देखो छोटे छोटे जो सॉफ्टवेयर के जो टुकड़े किए अपन ने नहीं, ये जो रैम कैसी मेमोरी है ये चलाने के लिए। तो ये जो टुकड़े, ये टुकड़े कहाँ पे जाके स्टोर होंगे, ये होंगे यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे स्टोर होंगे सीपीयू के अंदर, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हो, ये सीपीयू के अंदर यहाँ पे स्टोर हो जाएंगी। तो स्टोर होने के बाद में क्या होगा, सॉफ्टवेयर का जो आउटपुट है वो हमें मिलेगा, ठीक है। सॉफ्टवेयर का आउटपुट हमें ये मिलेगा। तो अब जाके हमारा सॉफ्टवेयर रन हुआ है, तो इतनी प्रोसेसिंग होती है तब एक प्रोग्राम अपने पीसी के अंदर चलता है। तो जो रजिस्टर है वो क्या है, रजिस्टर है टेम्परेरी स्टोरेज, जो काम करती है कि हमारा जो डेटा है उसको टेम्परेरी स्टोर करती है। अब देखो रिवर्स इंजीनियरिंग में ये रजिस्टर क्यों काम आते हैं दोस्तों। रिवर्स इंजीनियरिंग में जो सबसे जो पावरफुल चीज़ है वो है रजिस्टर। और रजिस्टर कोई आप मल्टीमीडिया में पढ़ लेना, सॉरी विकीपीडिया में, ठीक है, विकीपीडिया में आप पढ़ लेना कि जो रिवर्स इंजीनियरिंग का जो हार्ट है वो किसको बोलते हैं, वो बोलता है वो रजिस्टर को। दोस्तों वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए इसका पार्ट 2 होगा और 2 रजिस्टर से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। तो वीडियो आप इतना देखिए और इसको टाइम दीजिए और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। क्योंकि दोस्तों मैं इसका पार्ट 2 बनाऊँगा और यहाँ से स्टार्ट करूँगा, यहाँ से, ठीक है, रजिस्टर से स्टार्ट करूँगा। आपको OLED की हर एक छोटी छोटी सेक्शन बताऊँगा, तभी आपको ये समझ में आएगी, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो ये एक वीडियो है तो आप इसको देखिए, समझिए और सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।